हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो हैं थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका नाम है मानव में जनन। बट आज जो है हम वो क्लास ना लेकर हम पढ़ेंगे पहला जो चैप्टर था हमारा, जिसका नाम क्या है, जीवों में जनन। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फर्स्ट चैप्टर तो हमारा हो गया, लेकिन कुछ बच्चों की मांग आ रही थी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हमने देखो नाम ही उसका है जीवों में जनन, और जनन के अंदर हमने जनन की परिभाषा पढ़ी थी, जनन के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन कंप्लीट हो गया था, कायिक जनन की विधियां वगैरह, कायिक जनन भी कंप्लीट हो गया था। बट जो हमने अलैंगिक जनन जब स्टार्ट किया था तो अलैंगिक जनन के अंदर हमने कुछ विधियां पढ़ी थी और कुछ विधियां जो है हमारी छूट गई थी। एक्चुअली वो छूटी नहीं थी, मैंने यहाँ पर क्लास तो रिकॉर्ड की थी, बट किसी वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल टीम से शायद वो वीडियो जो है वो गायब हो गया या डिलीट हो गया किसी वजह से। ठीक है ना, तो उस टाइम वो क्लास अपलोड हो नहीं पाई और मैंने भी वापस उस पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्लास, क्योंकि मुझे आगे से आगे क्लासें लेनी थी तो मैंने आगे ध्यान दिया। फिर उसके बाद में बच्चों के कमेंट आने लगे कि वो जो क्लासें हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर की, उसके अंदर वो वीडियो रह गए हैं, वो टॉपिक रह गए हैं। तो उन टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी सी विधियाँ, वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं, अगर आप बुक से भी पढ़ते तो वो आपको समझ में आ जाती, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम कोर्स पूरा ही करवा रहे हैं तो कोई भी छोटी सी चीज़ भी है तो वो छोड़े क्यों, आपके फ़ायदा रहेगा। अगर मान लो किसी बच्चे के पास बुक भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ से पढ़ेगा, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वापस जो है वो क्लासें जो भी आपका जो भी टॉपिक छूटा हुआ है वो वापस आज करवा दूंगी। और बहुत ही छोटी सी विधियाँ हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा अपना, छोटी सी क्लास होगी इसके अंदर, तो कोई भी बाद में भी बच्चा अगर इस वीडियो को देखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप उसी के साथ में जो विधियाँ चल रही थी उसी के साथ में इसको ऐड कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज जो विधि पढ़नी है हमें, पहले नंबर की जो विधि है जो कि पहले छूट गई थी, हमने मुकुलन के बारे में नहीं पढ़ा था, तो इस विधि का नाम है मुकुलन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग। ठीक है, मुकुलन क्या होता है, देखो समझना ध्यान से। हम पढ़ क्या रहे हैं? जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। जनन किसे कहते हैं? जब कोई भी जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है तो उसे जनन कहा जाता है। ठीक है, अब जनन की भी एक विधि है जिसे हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें ना तो नर युग्मक बने और ना ही मादा युग्मक बने। ठीक है, ना युग्मकों का निर्माण होता है, ना ही संलयन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया नहीं होती है। और निषेचन नहीं होगा तो आगे आपको ही पता है भाई, निषेचन की क्रिया ही नहीं हो रही है, उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अब हमें क्या करवाना है, ये मुकुलन की जो विधि है इसके अंदर हमें युग्मकों का निर्माण नहीं करवाना है, गैमेट नहीं बनाने हैं, इसमें हमें डायरेक्ट एक जीव से नया जीव बनाना है। इसी को तो अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर तो युग्मक बनेंगे डेफिनेटली, एंड युग्मक बनने के बाद में उनका निषेचन जरूर होगा, यानी फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। अगर निषेचन की क्रिया हो रही है तो वो लैंगिक है, निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है तो वो अलैंगिक जनन है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भले ही युग्मक बन भी जाए, लेकिन अगर उनका निषेचन नहीं हो रहा है तो भी वो अलैंगिक जनन है, वो लैंगिक जनन में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखो मुकुलन यानी कि बडिंग किसे कहते हैं? कोई भी जीव है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई भी जीव है, ठीक है, ये जीव है, इसके शरीर पर, जीव के शरीर पर एक छोटी सी कलिका उत्पन्न होती है। एक छोटी सी, यानी कि क्या होता है, ये कोशिकाएं ही विभाजन करके कलिका बना देती है। ठीक है, ये कलिका शरीर के बाहर भी हो सकती है, ये कलिका शरीर के अंदर भी हो सकती है, यानी शरीर के अंदर भी वो कोई भी एक छोटी सी संरचना बन जाएगी कोशिकाओं की, और बाहर भी एक छोटी सी संरचना बन सकती है। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये जो संरचना है ना, इसको हम कहते हैं मुकुल। जो नई कलिका जो बनी है उसे हम कहते हैं मुकुल। यहाँ पर मुकुल लिखा है, यहाँ पर मुकुलन है। मुकुलन एक विधि है, जबकि मुकुल जो है, जो नई कलिका बनती है उसे हम कहते हैं मुकुल, बड कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो नई कलिका बनी है ये क्या होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी, विकसित होगी। तो विकसित होने के लिए इसको पोषण चाहिए, तो पोषण कहाँ से लेगी? ये अपने जनक के शरीर से ही, क्योंकि ये क्या है, जनक है, और ये क्या हो गई, इसकी संतति हो गई। आप टेंशन मत लीजिए, इसको डायग्राम के द्वारा भी हम समझेंगे, बट आपको पहले ये समझना है कि मुकुल
मुकुलन जो विधि है इसमें होता क्या है, क्या होता है इसके अंदर। तो मुकुलन विधि में कुछ नहीं होता है, एक जीव होता है, वो जीव क्या करता है अपने शरीर के ऊपर या अपने शरीर के अंदर जो है एक कलिका विकसित कर लेता है। इस कलिका को हम मुकुल कहते हैं। ये मुकुल जो है जब धीरे धीरे विकसित होगा, क्योंकि अभी तो छोटा सा है, तो धीरे धीरे जब ये विकसित होगा, बड़ा होगा, तो बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, पोषण चाहिए, ठीक है। और पोषण जो है वो अपने कहाँ से लेगा, अपने जनक से लेगा, ठीक है। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ से ये अलग होगा। क्या होगा, यहाँ से जनक के शरीर से ये यहाँ से अलग होगा और अलग होकर ये बिल्कुल एक नए जीव के रूप में शरीर का ग्रो करेगा या डेवलप होगा। मतलब क्या है कि यहाँ से ये मुकुल जो है, यहाँ ये जो बड है, यहाँ से ये अलग हो जाएगी और एक नए जीव के रूप में अपना जीवन यापन करेगी। इसी को हम कहते हैं मुकुलन विधि। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं है, मैंने कहा ना बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। एक जीव है, ठीक है, उस जीव के अंदर गैमेट नहीं बनाने हैं, युग्मकों का निर्माण नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, इसी जीव से एक नया जीव बनाना है। अब वो किस विधि द्वारा बनाना है, मुकुलन विधि द्वारा। और मुकुलन विधि में क्या होता है कि शरीर के ऊपर एक नई कलिका विकसित हो जाती है। वो शरीर के बाहर भी हो सकती है, शरीर के अंदर भी हो सकती है। अब ध्यान रखना, ये लाइन मैं बार बार बोल रही हूँ कि शरीर के बाहर भी हो सकती है, शरीर के अंदर भी हो सकती है। और अब इस लाइन से आपको ध्यान होना चाहिए कि मुकुलन भी कितने प्रकार का हो जाएगा, 2 प्रकार का हो जाएगा। खैर वो आगे की बात है। अब ये शरीर के ऊपर जब कलिका विकसित हो जाती है, चाहे अंदर या बाहर, तब क्या होगा, जब धीरे धीरे ये बड़ी होगी तो विकसित होने के लिए इसको पोषण की ज़रूरत पड़ेगी। और पोषण कहाँ से लेगी, ये अपने जनक से। फिर जनक से जब इसको पोषण मिल जाएगा अच्छा खासा, तब ये क्या होगी, यहाँ से ये अलग हो जाएगी और एक नए जीव के रूप में व्यवहार करने लगेगी। इस कलिका को हम कहते हैं मुकुल। जो उभार जो ये विकसित हुआ था ना, ये यहाँ पर उभार, इस उभार को हम कहते हैं मुकुल। और इस पूरी विधि को हम क्या कहेंगे, मुकुलन। क्लियर है। ऐसा कोई डायग्राम तो बनाया नहीं मैंने, रफली बनाया है, तो इसको आपको उतारने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, अब मैंने अभी जैसा कि बताया कि मुकुलन जो है, मुकुल जो है यानी कि वो जो कलिका है वो अंदर भी विकसित हो सकती है, वो बाहर भी विकसित हो सकती है। अच्छा, पहले इसका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुकुलन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऐसा किन जीवों में होता है, हाइड्रा एंड यीस्ट। यीस्ट, हाइड्रा और यीस्ट के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। अब मुकुलन जो है वो उभार जो है कहाँ पर बन रहा है, शरीर के बाहर है या शरीर के अंदर है, इस आधार पर मुकुलन फिर से क्या हो जाता है, 2 प्रकार का हो जाता है। कैसे, मुकुलन कैसे 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा बाह्य मुकुलन। क्या होगा, एक तो होगा बाह्य मुकुलन और दूसरा होगा आंतरिक मुकुलन। देखो, मुकुलन हमने ये आंतरिक और बाह्य मुकुलन किसके आधार पर किए हैं कि वो जो उभार विकसित हुआ था वो शरीर के बाहर है या शरीर के अंदर है। इसके आधार पर मुकुलन 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य मुकुलन, एक होता है आंतरिक मुकुलन। एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग, ठीक है। बाह्य को आप और क्या कह सकते हो, बहिर्जात मुकुलन भी कह सकते हो। इसका और नाम क्या लिख सकते हैं अपन, बहिर्जात मुकुलन, बहिर्जात मुकुलन। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, अंतर्जात मुकुलन। क्या कह सकते हैं, अंतर्जात मुकुलन या इंटरनल बडिंग एंड एक्सटर्नल बडिंग। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मुकुलन 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य मुकुलन, एक आंतरिक मुकुलन। अब हमें पढ़ना है कि बाह्य मुकुलन किसमें होगा, आंतरिक मुकुलन किसमें होगा और कैसी ये संरचनाएं होती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। एग्जाम्पल ज़रूर याद करने हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए हाइड्रा में जनन की विधि कौन सी है, या हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अलैंगिक तो होता है, लेकिन अलैंगिक की भी कौन सी विधि है, मुकुलन। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुकुलन जो विधि है, अलैंगिक जनन की प्रकार, जनन की एक विधि है मुकुलन, वो किन जीवों के अंदर होती है, कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइड्रा एंड यीस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आंतरिक
या अंतर्जात मुकुलन, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग। क्या कहेंगे, इंटरनल बडिंग। अब आंतरिक या अंतर्जात मुकुलन जो है उसमें क्या होता है, एक काम करते हैं, हम अंतर्जात को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम बाह्य मुकुलन को पढ़ लेते हैं। बिकॉज क्या है ना कि बाह्य मुकुलन बहुत ही बच्चों को ईजी लगता है, ईजी तो अंतर्जात या आंतरिक मुकुलन भी है, बट उसकी जो थोड़ी स्ट्रक्चर होगी वो बड़ी बनेगी। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको बाह्य मुकुलन बता दूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं, काम करते हैं बाह्य मुकुलन। बाह्य या इसी को हम कहते हैं बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात या बाह्य मुकुलन यानी कि एक्सटर्नल बडिंग। क्लियर है? क्लियर तो अभी कुछ किया नहीं है, चलो क्लियर करते हैं। बाह्य या बहिर्जात मुकुलन में क्या होगा कि ऐसी मुकुलन की ऐसी विधि जिसमें कोई भी जो कलिका बनेगी, बड बनेगी, वो कहाँ होगी, शरीर के बाहर बनेगी। जो बड होगी वो शरीर के बाहर बनेगी, यानी कि जो उभार बनेगा वो शरीर के बाहर बनेगा। जैसे मैं हूँ, मान लो, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं अपन हाइड्रा का। मान लीजिए कि मैं हाइड्रा हूँ, ठीक है, तो मेरे यहाँ से कोई भी एक बड निकल गई, यानी एक कोई भी कलिका निकल गई, एक कोई भी उभार निकल गया, और वो उभार जो है धीरे धीरे विकसित होगा, जनक से पोषण प्राप्त करेगा, और फिर एक बार जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो वो शरीर से अलग होकर एक नए जीव के रूप में कार्य करने लगेगा। ठीक है, अब जैसे कि अपन देखते हैं हाइड्रा के अंदर ही, तो हाइड्रा की मैं एक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। ये हाइड्रा है, ठीक है, लग नहीं रहा है बट समझना है अपने को, रफली भी बना रही हूँ मैं। ये हाइड्रा है मान लीजिए, ठीक है। इस हाइड्रा के शरीर के ऊपर यहाँ से एक बड निकलती है, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से एक छोटी सी कलिका निकलेगी। सबसे पहले एक छोटा सा उभार निकलेगा, बिल्कुल जो हाइड्रा की तरह होगा, ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन में तो ऐसा ही होता है कि सेम टू सेम अपने जनक के समान होता है। तो यहाँ पर एक उभार निकला। अच्छा, ये तो कौन है, हाइड्रा है, और हाइड्रा भी में भी कौन है, जनक है, ठीक है। और अभी जो ये बनी है इसको पूरी तरह से हम संतति नहीं कहेंगे, संतति तो तब कहेंगे जब ये शरीर से अलग हो जाएगी। तो अभी इसको हम क्या नाम देंगे, मुकुल। क्या नाम देंगे, मुकुल, यानी कि बड देंगे नाम, ठीक है। अब धीरे धीरे ये मुकुल जो है वो बड़ा होगा, बड़ा होकर अपने ही जनक से क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, ठीक है। जैसे बड़े की स्ट्रक्चर भी अपन बना लेते हैं। ये है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो संरचना है ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये संरचना बड़ी हो गई, और ये भी क्या है, अभी भी एक मुकुल है, यानी कि जो उभरी हुई संरचना है वो क्या है, मुकुल है, और ये क्या है, जनक ही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो है जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। अच्छा देखो, पहली चीज़ तो ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आप ऐसे चाहे तो 2-3 डायग्राम बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर करके बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर 3 डायग्राम में आपको समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर ये जो मुकुल है ये छोटा सा है, उसमें देखो बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के लिए पोषण चाहिए। हम लोग भी जब हमें अगर बड़ा होना है या हमें हमारी ग्रोथ करनी है लंबाई में या किसी भी चीज़ से ग्रोथ करवानी है, तो हमें क्या चाहिए, अच्छा पोषण चाहिए। अब इसको भी पोषण चाहिए, भूख लग रही है, तो कहाँ से लाएगा खाना, अपने मम्मी पापा से, भले ये मम्मी है चाहे पापा है कुछ भी है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, अपना पोषण लेगा, भोजन लेगा इसी से। जो हाइड्रा, ये हाइड्रा जब ये खुद के लिए भोजन लाएगा तो ये इसको भी दे देगा थोड़ा बहुत, तू भी खा ले, ठीक है। ऐसे खाते खाते ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये कहेगा कि चलो ठीक है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम में हम कैसे बना सकते हैं, ये मान लीजिए ये मुकुल, ये हाइड्रा है, जनक हाइड्रा है, ये जनक हाइड्रा है। ये तो बेचारा वैसा का वैसा ही है, बट इससे जो इसका बच्चा पैदा हुआ था वो क्या हो गया, अब अलग हो गया। तो लो अलग कर दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो, ये अलग हो गया,
तो अब यहाँ पर अब ये वाली जो संरचना है इसको तो हम क्या कहेंगे, जनक, इसको तो हम क्या कहेंगे, जनक कहेंगे। और अब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, संतति कहेंगे। क्या कहेंगे, संतति कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको समझ में क्या आया कि बाह्य या बहिर्जात मुकुलन जो है वो किस में होता है। एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे इसका, हाइड्रा लिख लोगे, हाइड्रा। यीस्ट भी होता है इसी का एग्जाम्पल, यीस्ट में भी यही होता है, ठीक है, ऊपर की ओर उभार बनते जाते हैं। तो इसमें हुआ क्या, हाइड्रा के अंदर क्या हुआ कि ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का डायग्राम है, ठीक है ना, ये यीस्ट नहीं है। तो ये हाइड्रा है, हाइड्रा ने अपने शरीर पर एक छोटा सा उभार विकसित किया। इस उभार को हम कहते हैं मुकुल। धीरे धीरे जो है ये जो मुकुल होता है वो विकसित होता जाता है, अपने ही जनक से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो जनक के शरीर से ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। और ये क्योंकि उभार जो है वो बाहर की ओर बना है, शरीर के बाहर की ओर बना है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं बाह्य या बहिर्जात मुकुलन। क्या कहेंगे, बाह्य या बहिर्जात मुकुलन। क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कंप्लीट है। जो लैंग्वेज मैंने आपको बोली है वही लैंग्वेज आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, कि भाई इस पर उभार विकसित हो जाता है, ये उभार बड़ा होता जाता है, अपने जीव अपने जो जनक हैं उससे पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद में जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये जनक से अलग हो जाता है ना। तो ये आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बुक का सेम टू सेम ही हम उतारे तो ही नंबर मिलेंगे, है ना। तो उसमें वैसे भी थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम के लिए हार्ड है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत ईजी है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको उतार सकते हो। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, कुछ जो जीव होते हैं जैसे साइकोन हो गया, साइकोन, ओबेलिया, ओबेलिया, ये सब क्या है, साइकोन वगैरह, साइकोन ये क्या है, एक स्पॉन्ज है, ठीक है। अब इनमें होता क्या है कि जैसे जीव है, ये साइकोन है मान लो, ये आपको यहाँ पर ऐसे दिखेगा, मटके जैसा दिखेगा थोड़ा, ये ऐसा दिखेगा। तो इसमें देखो ये एक स्पॉन्ज है, और स्पॉन्ज आपको पता है, अगर ये स्पॉन्ज है तो ये जो बड़ा वाला छिद्र दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर छोटे छोटे और भी छिद्र पाए जाते हैं। अगर आपने 11th अच्छी तरह से पढ़ी है तो उसमें आपने जो वर्गीकरण वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा अगर आपने, तो उसमें स्पॉन्ज के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि स्पंज जिसे कहते हैं, पोरीफेरा जिसे अपन कहते हैं, और पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्र युक्त जीव या छिद्रधारी जीव। तो इनके अंदर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। और ऐसे कंटिकाएं भी पाई जाती है। खैर ये अपना टॉपिक नहीं है। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जैसे साइकोन और ओबेलिया के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो है मेन जनक है, ये क्या है, जनक है, और इसके दोनों ओर जो है वो उभार विकसित हुए। ये भी बाह्य मुकुलन ही हो गया एक तरह से। इसने क्या किया, यहाँ पर उभार विकसित किए। तो ये जो उभार है ये क्या करते हैं कि अभी जैसे अपन ने पढ़ा मुकुलन के अंदर हाइड्रा का उदाहरण पढ़ा, तो हाइड्रा में अपन ने क्या पढ़ा, जो जीव था जो कि संतति थी उसकी, वो पहले विकसित होती गई, और जब विकसित हो गई तो वो उससे बिल्कुल अलग हो गई, यानी उससे चिपकी नहीं रही, उसके शरीर से चिपक कर नहीं रही। तो यहाँ पर क्या होगा कुछ एग्जाम्पल के अंदर कि ये जो है विकसित तो हो जाते हैं, बट इस जनक के शरीर से अलग ना होकर यहीं पर ये चिपक कर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, यानी कि ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। क्या बनाकर रहते हैं, कॉलोनी। अब कॉलोनी का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे हमारे मनुष्य की कॉलोनी की अगर, मानव कॉलोनी की अगर बात करें तो सब साथ में रहते हैं, यानी एक बड़ा सा एरिया होता है, उसमें सभी के घर होते हैं साथ में, तो उसे अपन कॉलोनी कह देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये सब क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं, कॉलोनी बना कर रहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, जीवक। क्या कहते हैं, जीवक, जूओइड्स कहते हैं। क्या कहेंगे, जूओइड्स या
जीवक, ज़ूओइड्स कह देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि साइकोन एंड ओबेलिया के अंदर जो है जीव जो होते हैं वो उभार तो विकसित करते हैं, यानी ये जनक हो गया, ये उभार तो विकसित कर रहा है। अच्छा, ये कौन हो जाएगी इसकी? मान लीजिए संतति है, वो जनक है, तो ये नई जो बनी है वो संतति है। तो जनक से नई संतति बनती तो है, उभार के रूप में बनती तो है, लेकिन वो उससे अलग ना होकर उसी के शरीर से चिपकी रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? जीवक या ज़ूओइड्स। इनको क्या कहेंगे? जो कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं इनको जीवक कहेंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हटाती हूँ फिर इसको मैं। अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? आंतरिक मुकुलन या अंतर्जात मुकुलन। अंतर्जात मुकुलन। अब अगर आपको बहिर्जात या बाह्य मुकुलन समझ में आ गया है तो अंतर्जात या आंतरिक मुकुलन भी समझ में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि बाह्य मुकुलन जो है उसके अंदर जो उभार विकसित हो रहा था वो शरीर के बाहर विकसित हो रहा था, और अगर यहाँ पर नाम आया है आंतरिक या इंटरनल या अंतर्जात, तो इसका मतलब है कि जो उभार विकसित होगा वो शरीर के बाहर ना होकर कहाँ होगा? शरीर के अंदर। यानी कि जब शरीर के अंदर एक उभार विकसित हो जाता है और वो बाद में शरीर से बाहर निकलकर एक नए जीव को विकसित करता है, उसे हम कहते हैं आंतरिक मुकुलन। बाकी सेम प्रोसेस वो की वही रहेगी। क्या होगा? भोजन कहाँ से लेगा? अपने जनक से ही लेगा। जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो बाहर निकलकर एक नए जीव को जन्म दे देगा। ठीक है? अब ऐसा किस में होता है? तो आपने सुना होगा एक पोरीफेरा का नाम, स्पॉन्जिला। एग्जाम्पल मैं पहले लिख लेती हूँ, स्पॉन्जिला। ठीक है? स्पॉन्जिला के अंदर आपने ऐसा सुना होगा। स्पॉन्जिला एक पोरीफेरा होता है। ठीक है? पोरीफेरा होता है तो इसमें क्या होता है कि जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तब तो ये किसी भी प्रकार का जनन कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए ये क्या करता है? अपने ही शरीर के अंदर एक नया उभार विकसित कर लेता है, कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है। ठीक है? और उन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं जेम्यूल। क्या कहते हैं? नाम याद रखना है। उन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? जेम्यूल कहते हैं। ठीक है? इस जेम्यूल की स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है कि जेम्यूल की संरचना कैसी होती है। देखो, एक पोरीफेरा है, पोरीफेरा के अंदर पोरीफेरा ने क्या किया? अपनी ही कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लिया, और अलग ही प्रकार का वो कुछ गुच्छा होता है, उसे हम कहते हैं जेम्यूल। ठीक है? जब पोरीफेरा नष्ट हो जाता है तब ये जेम्यूल बाहर आ जाता है। ठीक है? क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके द्वारा जनन किया जा सकता है, तो ये बाहर आकर एक नए जीव को जन्म देता है। इस जेम्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो कुछ नहीं करना, एक मटका बना लो। ये मटका बना लिया। ठीक है? और फिर इसको आप क्या कर लो? ऐसे ये इस तरह से गोल गोल बना लो इसको। ये जेम्यूल की स्ट्रक्चर हो गई। कंप्लीट नहीं हुई है, अभी स्टार्टिंग है। ठीक है? तो क्या किया? एक मटका बना दिया, उसके चारों ओर एक रिंग बना लो। अब देखो इसमें होता क्या है। ये जेम्यूल की स्ट्रक्चर है। जेम्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर आपको कुछ कोशिकाएं देखने को मिलेगी अंदर की ओर। यहाँ पर ये जो मैं रेड कलर के अंदर कोशिकाएं बना रही हूँ, इन कोशिकाओं को हम कहते हैं आर्कियोसाइट। क्या कहते हैं? आर्कियोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। ठीक है? संरचना तो याद रखनी ही है, और मैं कैसे डायग्राम बना रही हूँ वो भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायग्राम बनाना भी नहीं आता है। कहाँ से स्टार्टिंग करें और कैसे बनाएं ये भी नहीं पता होता है। तो ये जो कोशिकाएं हैं इन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती है ये होती है पूर्ण शक्त कोशिकाएं। सुनना ध्यान से, आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो होती है पूर्ण शक्त कोशिकाएं। इसका मतलब क्या होता है पूर्ण शक्त कोशिकाओं का? ऐसी कोशिकाएं जो एक नए जीव को जन्म दे सकती है, एक नए जीव को जन्म देने की क्षमता रखती है, उन्हें हम कहते हैं पूर्ण शक्त कोशिकाएं। और इनका नाम क्या है जो रेड कलर की बनाई है मैंने? आर्कियोसाइट। ठीक है? इस आर्कियोसाइट के बाहर यहाँ पर आपको कुछ कंटिकाएं देखने को मिल सकती है। ये जो बाहर की जो स्पेस है वहाँ पर आपको कुछ स्पिक्यूल्स देखने को मिल सकती है। अब ये मत पूछना कि स्पिक्यूल्स क्या होता है या
कंटिकाएं क्या होती है। आप सभी ने 11th क्लास के अंदर ये चीज़ें पढ़ रखी है, किसमें, स्पॉन्ज वाले जो पोरिफेरा जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके अंदर आपने ये पढ़ रखा है कि उसमें कंटिकाएं होती है, स्पिक्यूल्स होती है, चावल के दाने के समान होती है ये स्पिक्यूल्स। किसके समान होती है? चावल के दाने के समान होती है। तो इन्हें हम कहते हैं कंटिकाएं। सुरक्षा करने का काम करती है और कुछ नहीं। स्पिक्यूल्स होती है और ये क्या काम करती है? सुरक्षा करने का काम करती है। क्लियर है? ये जो है बाहर, ये इसका बाह्य आवरण हो गया, ठीक है, जो कि एकदम अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी कवर से ये ढका होता है ये पूरा का पूरा। और ये जो है इसके अंदर, ये क्या हो गई? इसका आंतरिक आवरण हो गया, आंतरिक आवरण। क्लियर है? अब देखो बच्चा क्या, सिर्फ एक ये संरचना, इस खाली जगह को या इस द्वार को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। ये क्या है? एक द्वार है, ठीक है, एक जनन छिद्र है। अब होगा क्या, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएगी तो ये संरचना, अच्छा ये संरचना किसकी है? आपको ये भी ध्यान रखना है, ये संरचना किसकी है? ये जेम्यूल है, जेम्यूल की संरचना है। और इसमें होता क्या है? एक बाह्य आवरण होता है, एक आंतरिक आवरण होता है। दोनों आवरणों के मध्य में क्या होती है? कंटिकाएं उपस्थित होती है। और जो आंतरिक आवरण होता है, जैसे ये मटके जैसी जो संरचना दिख रही है, इसके अंदर कुछ कोशिकाएं डाल दो आप। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? आर्कियोसाइट, या ये जो आर्कियोसाइट कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती है वो पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है, यानी एक नए जीव को जन्म देने की क्षमता इनके अंदर होती है। इनके ऊपर एक छिद्र पाया जाता है, जनन छिद्र जिसे कहते हैं, और इस छिद्र का नाम है माइक्रोपाइल। अब क्या होगा, यहाँ से ये माइक्रोपाइल क्योंकि छिद्र है, तो ये कोशिकाएं क्या करेगी? यहाँ से बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर क्या करेगी? एक नए स्पॉन्ज को जन्म दे देगी, या नई पोरिफेरा। पोरिफेरा का उदाहरण क्या है? स्पॉन्जिला। हमने अभी एग्जाम्पल लिखा है कि ये स्पॉन्जिला के अंदर ही होता है आंतरिक मुकुलन, और भी होता होगा बट अपने को एक ही याद रखना है, ठीक है। स्पॉन्जिला के अंदर ये हम स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोशिकाएं बाहर निकलेगी और एक नए स्पॉन्जिला को जन्म दे देगी। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो क्या है? जेम्यूल। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पहला तो आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक मुकुलन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, आंतरिक मुकुलन का उदाहरण बताइए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जेम्यूल की संरचना कैसी है, इसमें किस प्रकार से जनन होता है, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। फिर आपसे और भी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जेम्यूल जो है उसके द्वारा जनन किन जीवों के अंदर होता है, ठीक है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पॉन्जिला के अंदर जनन किस विधि के द्वारा होता है या किस संरचना के द्वारा होता है। अब इतने सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, कुछ आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, बच्चे पूछते हैं कि मैम आप कुछ क्वेश्चन बताओ ना कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है मैं बता दूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, बट आप क्या करो कि जब ये टॉपिक पढ़ लो तो घर पे जब आप इस टॉपिक को एक बार वापस रिवाइज कर रहे हो तो उस टाइम क्या करो कि खुद को एक एग्जामिनर समझो, और ये समझो कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं ये जो टॉपिक है इसमें से किस प्रकार का क्वेश्चन देता, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है वो क्लियर होते जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। चलो अब ये संरचना किसकी हो गई? जेम्यूल की हो गई। जेम्यूल के द्वारा किसमें होता है? जो जनन है वो किसमें होता है? स्पॉन्जिला के अंदर होता है। ये किसका उदाहरण है? आंतरिक मुकुलन का उदाहरण है, ठीक है। जेम्यूल की संरचना में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बाह्य आवरण आंतरिक आवरण, इन दोनों के बीच में कंटिकाएं उपस्थित होती है। जो आंतरिक आवरण है इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी संरचनाएं, कोशिकाएं उपस्थित होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? आर्कियोसाइट या पूर्ण शक्त कोशिकाएं। ये आर्कियोसाइट जो है वो जनन के टाइम पे यहाँ से एक छिद्र के द्वारा बाहर निकलती है। इस छिद्र को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, और इस छिद्र के द्वारा जब ये बाहर निकल जाएगी तो एक नए जीव को जन्म दे देगी। इसी को हम क्या कहते हैं? आंतरिक मुकुलन। तो ये जो जेम्यूल की संरचना बनी है ना, आपको दिख रहा है ऐसा कि मतलब ये तो बाहर है, अरे ये बाहर नहीं है, ये एक स्पॉन्ज के अंदर है। अब मैं यहाँ पे स्पॉन्ज हम नहीं बना सकते ना, तो एक स्पॉन्ज के अंदर ये संरचनाएं हैं, और क्या है? कुछ कोशिकाओं का समूह है। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? ये हो गया भैया आपका मुकुलन कंप्लीट।
जिसका नाम बार बार बच्चे ले रहे थे कमेंट के अंदर कि मुकुलन नहीं करवाया, मुकुलन नहीं करवाया, हो गया कंप्लीट। मुकुलन क्या होता है इसकी परिभाषा देख ली, और ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, और दोनों टाइप में आपको एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए हैं, और किस प्रकार से इनकी संरचनाएं बनती है ये भी बता दिया है। वैसे सही था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। वैसे तो बोर्ड के लिए हर एक टॉपिक एग्जाम इम्पोर्टेंट है, बट ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि मुकुलन क्या होता है, इसकी विधियाँ बताइए वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है अपना जो टॉपिक है वो है बीजाणु निर्माण। क्या है? बीजाणु निर्माण। इसमें कुछ खास है नहीं, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। बीजाणु को हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अब कुछ जीव जो होते हैं उनके अंदर देखो अलैंगिक जनन ही चल रहा है। ठीक है, लैंगिक जनन तो अपना वैसे ही कंप्लीट कर लिया था अपन ने, तो उसको दिमाग में लाना ही नहीं है, कायिक जनन को भी नहीं लाना है। बीजाणु निर्माण के अंदर क्या होता है कि कुछ जीव जो ऐसे होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिख लेती हूँ मैं। ऐसे पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर किसके द्वारा जनन होता है? क्लेमाइडोमोनास, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, जो क्लेमाइडोमोनास होता है उसमें क्या होता है कि इन जीवों के अंदर कुछ बीजाणु बनते हैं। ठीक है, एक छोटी छोटी सी संरचनाएं बनती है जिन्हें अपन कहते हैं बीजाणु। बीजाणु कैसे होते हैं? तो एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं ये? एक कोशिकीय, यानी कि एक ही कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं, पतली भित्ति वाले होते हैं। इनकी भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? पतली भित्ति युक्त होते हैं ये। ठीक है, ये जो है वो 2 प्रकार से हो सकते हैं, चल प्रकार के भी हो सकते हैं एंड अचल प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया क्लेमाइडोमोनास, तो इसके अंदर चल प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कुछ जीव हो गए, उन जीवों के अंदर बीजाणु धानियाँ बनेगी। बीजाणु धानियाँ बनेगी और उन बीजाणु धानियों के अंदर बीजाणु बनेंगे। फिर क्या होगा कि जब वो बीजाणु धानियाँ फटेगी तो वो बीजाणु जो है उस बीजाणु धानी से बाहर आएंगे, यानी कि उनका प्रकीर्णन होगा। अब वो प्रकीर्णन किसी भी तरह से हो सकता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, तो वो कैसे भी फैल सकता है। जैसे मान लो कि मनुष्य है, मनुष्य किसी बीजाणु धानी के पास में चला गया। ठीक है, और बीजाणु धानी उससे फटी और बीजाणु जो है उसके शरीर पर चिपक गए, और मनुष्य जो है कहीं पर भी गया घूमने तो वहाँ पर बीजाणु गिर गए, तो वहीं पर नया जीव उत्पन्न कर देंगे। वो जहाँ जाएंगे वहाँ पर नया जीव उत्पन्न कर देंगे। तो ये बीजाणु क्या है? एक तरह से ऐसी छोटी छोटी जो है कोशिकाएं हैं जो यहाँ से वहाँ, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चल के भी जा सकते हैं। यानी चलने का मतलब इनके अंदर फ्लेजिला होता है, मैंने पहले भी बताया था। यानी कि सूक्ष्म जीवों के अंदर जो है उनके अंदर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लेमाइडोमोनास की संरचना की, तो यहाँ पर अगर अपन ऐसे संरचना देखें तो ये क्लेमाइडोमोनास की एक बीजाणु धानी है, समझ लो। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। तो ये जो आगे आपको संरचना दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं फ्लेजिला। ऐसे बहुत सारे बीजाणु बनेंगे यहाँ पर। ये बीजाणु धानी फटेगी और ये जो बीजाणु हैं ये क्या हो जाएंगे? बाहर मुक्त हो जाएंगे। ये बाहर मुक्त हो जाएंगे और एक नए जीव को जन्म दे देंगे, एक नया क्लेमाइडोमोनास बना देंगे। क्लियर है? तो कुछ नहीं है, इनके अंदर जो बीजाणु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं। ये प्रकीर्णन में सहायता करते हैं, यानी कि बीजाणु धानी फटेगी और ये बाहर निकलेंगे। अच्छा, सिर्फ बीजाणु धानी ही नहीं होती है, इनके अंदर और भी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ये बनते हैं। ठीक है, जैसे कोनिडिया हो गया, है ना, कोनिडियम हो गया, उसके अंदर कोनिडिया जो है वो छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ से जब ये फटते हैं तो ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर नए जीव को जन्म दे देते हैं। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, चल भी हो सकते हैं, अचल भी हो सकते हैं। चल का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, जैसे कि उनके अंदर क्या होगा? फ्लेजिला उपस्थित होगा। तो फ्लेजिला की वजह से वो मूवमेंट करेंगे, गति करेंगे और कहीं पर भी जा सकते हैं। अचल का मतलब जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर खुद नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर होती नहीं है, फ्लेजिला नहीं होता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो गया? नेक्स्ट जो विधि है हमारी, पहली कौन सी हो गई? मुकुलन हो गई, दूसरा बीजाणु निर्माण। अब तीसरी जो विधि आ रही है वो है पुट्टी भवन।
पुट्टी भवन। एग्जाम्पल मैं इसका याद करवा देती हूँ आपको, क्या, अमीबा। अमीबा, अमीबा का नाम सुना होगा। अमीबा की अगर आपने स्ट्रक्चर देखी हो तो हम उसे किसी भी तरह से बना सकते हैं, ऐसी कोई फिक्स स्ट्रक्चर होती नहीं है इसकी, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है और कोई भी कंकाल वंकाल कुछ होता नहीं है, कोई कठोर संरचना होती नहीं है। तो ये क्या करता है कि अपनी संरचना जो है वो बदलता रहता है, अपनी संरचना किसी भी प्रकार से, अभी ये ऐसा है, थोड़ी देर बाद में ये ऐसा हो सकता है, तो ये अपनी संरचना बदलता रहता है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, आपको ये पता है, अगर आपने बचपन में इसकी संरचना पढ़ी हो, तो ये जो उभार निकले होते हैं, इन उभार को हम क्या कहते हैं, कूटपाद या स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, स्यूडोपोडिया कहते हैं, जूठे पैर। स्यूडो यानी जूठे एंड पोडिया यानी पोडा यानी कि क्या होता है, पैर होता है, तो जूठे पैर होते हैं, इनके कोई सच्चे वाले पैर होते नहीं है। और स्यूडोपोडिया या कूटपाद की वजह से ही ये क्या करते हैं, गति करते हैं, गति भी करते हैं, और इसके साथ साथ ये एक और काम करते हैं, इससे अपने शिकार को पकड़ने का काम करते हैं, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये होता क्या है कि हम पढ़ रहे हैं पुट्टी भवन, तो इसमें क्या होगा कि जो अमीबा है वो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले अपने इन जो कूटपाद है, ये जो आपको स्यूडोपोडिया दिख रहे हैं, इनको पहले क्या करेगा, संकुचित करेगा, पास पास में लेके आएगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, ये इसको संकुचित करेगा। संकुचित करने के बाद में ये अपने चारों ओर 3 सुरक्षात्मक आवरण बना देगा। क्या करेगा, अपने चारों ओर ऐसे 3 जो है सुरक्षात्मक आवरण बना देगा। और बना लेते हैं, 3 बनाने, ये इस प्रकार से क्या करेगा, सुरक्षात्मक आवरण बना देगा। ये कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब इसके प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तब ये अपने चारों ओर क्या करेगा, ऐसे सुरक्षात्मक परतें बना देगा, आवरण बना देगा। अब जो ये अमीबा है, अच्छा, इन परतों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं, सिस्ट, ठीक है, या पुट्टी भी इसे कह सकते हो आप, और नाम दे दो पुट्टी, सिस्ट या पुट्टी कह सकते हो आप, ठीक है। और ये जो पूरा अमीबा अभी बना है, इस अमीबा को हम नाम क्या देंगे, पुट्टीकृत अमीबा। क्या नाम देंगे, पुट्टीकृत अमीबा। और इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर इसने ये किया, अपने चारों ओर 3 सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण किया, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे पुट्टी भवन। क्या कहेंगे, पुट्टी भवन। क्लियर है। अरे कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, इसके अंदर देखो, ये अमीबा है, अमीबा के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इसके जो ये स्यूडोपोडिया है, जो कूटपाद है, इनको इसने क्या किया, इकट्ठा कर दिया, यानी कि पास पास में लेके आ गया, संकुचित कर दिया। उसके बाद में, अच्छा, कब हो रहा है ये, बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में हो रहा है, अपनी रक्षा के लिए, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो इसको अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, कहीं ये मरवर नहीं जाए, तो इसके लिए ये क्या करेगा, अपने चारों ओर 3 लेयर का, 3 सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण कर देगा। और इन सुरक्षात्मक आवरण को हम क्या कहेंगे, सिस्ट या पुट्टी कहेंगे। और ऐसे अमीबा को क्या कहेंगे, पुट्टीकृत अमीबा कहेंगे। और जिस क्रिया के द्वारा इसने ये 3 जो लेयर बनाई है, अपने चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बनाया है, इसे हम क्या कहेंगे, पुट्टी भवन कहेंगे। अब क्या होगा, जब इनके अंदर आएगी प्रतिकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में तो ये हो गया ना, अब आएगी इनके अंदर अनुकूल परिस्थितियाँ। जब इसकी अनुकूल परिस्थितियाँ आएगी तब ये क्या करेगा, बहु विभाजन करेगा। क्या करेगा, बहु विभाजन करेगा। और बहु विभाजन करके ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या कर लेगा, अमीबा का निर्माण कर लेगा। बहु विभाजन कह दो आप, बहु विखंडन कह दो आप, ठीक है। बहु विखंडन के अंदर हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो, ठीक है। और मैंने नोट्स भी यहाँ पर लिखे थे, है ना, तो उसके अंदर अपन ने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था। तो अब ये क्या करेगा, बहु विभाजन करेगा, यानी कि विखंडन करेगा। विभाजन का मतलब विखंडन, या विखंडन को विभाजन कहते हैं। तो यानी ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और टूट कर नए अमीबा का निर्माण कर देगा, बहुत सारे नए अमीबा बना देगा। बहु का मतलब बहुत सारे, द्वि का मतलब 2, यानी कि द्विविभाजन या द्विविखंडन में तो सिर्फ 2 जीव बनते हैं। बहु विभाजन या बहु विखंडन के अंदर तो बहुत सारे जीव बनते हैं, एक से बहुत सारे जीव बन जाते हैं। तो अब होगा इसके अंदर बहु विभाजन, और ये क्या करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बना देगा। छोटे छोटे तो वैसे ही होते हैं, कौन से बड़े होते हैं, है ना। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पुट्टी भवन कहते हैं।
क्लियर होगा, हो गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो वापस एक बार थोड़ा रिवर्स में लेकर वापस वीडियो को चला देना। और इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो विधियाँ हैं बहुत छोटी छोटी और बहुत ही ईजी है। ये फ्री के नंबर दिलवाती है एक तरह से आपको, है ना। फ्री का मतलब बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ नहीं है। अमीबा है, अमीबा ने संकुचित किया अपने पैरों को, पैरों का मतलब कूट पादों को, फिर 3 लेयर बना दी अपने चारों ओर, सुरक्षात्मक आवरण बना दिए क्योंकि उसको सुरक्षा चाहिए, किससे, बाहरी वातावरण से, क्योंकि इसके लिए वो बाहरी वातावरण जो है अभी वो कैसा है, प्रतिकूल है, ठीक है। और इन 3 लेयर को अपन क्या कहते हैं, सिस्ट या पुट्टी कहते हैं। ऐसे अमीबा को पुट्टीकृत अमीबा कहते हैं और इस क्रिया को पुट्टी भवन कहते हैं। फिर बाद में जब इसके अंदर अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो इनमें बहुविभाजन होगा और बहुत सारे अमीबा बन जाएंगे। क्लियर है, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो नेक्स्ट विधि है हमारी कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन ये है हमारी अगली विधि जिसका नाम है कोशिका द्रव्य विभाजन। नाम से पता चल रहा है कोशिका का द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य होगा उसका विभाजन होगा और उसी से नए जीव बनेंगे। कैसे, देखो पहली चीज़ तो ये कि ये होता किसमें है, बहुकेंद्रीय जीवों में होता है, बहुकेंद्रीय जीवों में। अब बहुकेंद्रीय जीव का मतलब क्या हो गया, ऐसे जीव जिसकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुकेंद्रीय जीव कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, पॉलीमिक्सा है ना, ओपेलाइना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अपन क्या याद कर सकते हैं, ओपेलाइना, पॉलीमिक्सा, ऐसे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले होता क्या है कि जो कोशिका होती है, ये कोशिका है मान लीजिए, और इस कोशिका के अंदर केंद्रक पड़े हैं कितने, 8 केंद्रक। बहुकेंद्रीय कोशिका है, 8 केंद्रक पड़े हैं। सबसे पहले होता क्या है इसके अंदर, नाम से पता चल रहा है कोशिका द्रव्य विभाजन है, तो सबसे पहले होगा कोशिका द्रव्य का विभाजन। कर लो भाई कोशिका द्रव्य का, एक कोशिका इधर बन जाएगी, एक कोशिका इधर बन जाएगी। भाई कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे करोगे आप, कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी कि 2 कोशिकाएं बनेगी। तो यहाँ पर एक कोशिकाएं बन गई, ये एक कोशिका बन गई, ये एक कोशिका बन गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, कोशिका द्रव्य विभाजन हो गया, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। अब इसके अंदर बाद में इसमें होता है केंद्रक विभाजन। क्या होता है, केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन होगा। तो अब केंद्रक विभाजन जब होगा तो इसमें कितनी कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, देखो कोशिकाएं तो बन गई। अब इसमें फिर से, अब इसमें पहले कितनी कोशिकाएं थी, अगर मान लो एक कोशिका में 8 कोशिका, एक कोशिका के अंदर 8 केंद्रक होने चाहिए, तो अब यहाँ पर फिर से कितने केंद्रक बन जाएंगे, 8 केंद्रक बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक विभाजन हो रहा है। 1 से 2 बनेंगे तो जो 4 है उससे कितनी बन जाएगी, 8 बन जाएंगी। इस विधि को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। एक कोशिका है मान लीजिए उसमें 8 केंद्रक हैं। सबसे पहले कोशिका का द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य विभाजन जब होगा तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेगी। केंद्रक की संख्या आधी आधी हो जाएगी, 4 इसमें 4 इसमें, क्योंकि पहले क्या थे 8 थे, तो अभी इनका विभाजन हुआ नहीं है, तो 4 उसमें 4 इसमें। फिर इसके अंदर होगा केंद्रक विभाजन। तो केंद्रक विभाजन में क्या होगा, यहाँ पर केंद्रकों का विभाजन होगा, तो 4 इसमें है, तो 4 से कितने बन जाएंगे, 8, इसमें भी 4 से 8, तो दोनों कोशिकाओं में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कोशिका द्रव्य विभाजन को अपन क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। और केंद्रक विभाजन को अपन क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हो गया।
अब दो छोटी छोटी सी और विधियां हैं, एक तो है खंडी भवन और एक है पुनरुद्ध भवन। तो उसमें इतना कुछ खास है नहीं। अगली वाली है खंडी भवन और लास्ट वाली बची है अपने पास पुनरुद्ध भवन। जो खंडी भवन है, खंडी नाम से चल रहा है, खंडी यानी खंड, खंडों का निर्माण करना है। कोई भी जीव है उसमें क्या होगा, यांत्रिक या भौतिक विधियों के द्वारा जब उसका शरीर जो है छोटे छोटे खंडों में बंट जाएगा, ठीक है, किसी भी यांत्रिक कारण से, किसी भी भौतिक कारण से ये जीव है, इसका जो शरीर है वो छोटे छोटे खंडों में बंट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। और प्रत्येक जो खंड है वो नई संतति के रूप में व्यवहार करेगा या नई जीव के रूप में व्यवहार करेगा। इसी को हम कहते हैं खंडी भवन। और इसका एग्जाम्पल आप क्या लर्न कर सकते हो, मार्केंशिया, रिक्सिया, ठीक है, ये लर्न कर सकते हो। आपको आ सकता है कि खंडी भवन जो है उसके एग्जाम्पल बताइए, तो मार्केंशिया, रिक्सिया हो गया। पुनरुद्ध भवन के में क्या होता है, देखो पुनरुद्ध भवन के अंदर पुनः भवन, इसमें तो खंडी यानी टूटना, और पुनरुद्ध भवन यानी कि पुनः बनना। पुनः क्या बनना, जैसे कि अगर आपने देखा हो कि पुनरुद्ध भवन की क्रिया जो होती है, मैं अगर आपको नॉर्मली आपको एग्जांपल अपने आसपास का दूं तो चिपकली को देख लो आप। चिपकली की अगर पूंछ कट भी जाए तो थोड़े दिनों बाद में उसकी जो पूंछ होती है वो वापस बन जाती है। अच्छा, पूंछ से चिपकली नहीं बनेगी, चिपकली की पूंछ वापस आ सकती है। तो उसके अंदर भी पुनरुद्ध भवन की क्रिया होती है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कुछ स्पॉन्जेस के अंदर ऐसा होता है। प्लेनेरिया सबसे अच्छा उदाहरण है इसका, प्लेनेरिया। अच्छा, मुझे आपसे एक इसका क्वेश्चन पूछना है कि प्लेनेरिया जो है वो किसका सदस्य है, ये प्लेनेरिया जो है वो किसका सदस्य है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करना इसको कि ये किसका सदस्य है। प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है कि जो जीव प्लेनेरिया होता है, ऐसा कुछ होता है थोड़ा सा, ये प्लेनेरिया है। इसमें क्या होता है कि अगर इसका शरीर जो है मान लीजिए टूट गया, ठीक है, तो टूट कर ये क्या करेगा, बहुत सारे वापस उसी टूटे हुए भाग से ही नए जीव का निर्माण कर लेगा। टूटे हुए भाग से ही ये नए जीव का निर्माण कर लेगा। इसी को अपन कहते हैं पुनरुद्ध भवन। क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन, ठीक है। तो हो गया अपना ये जो पूरा कंप्लीट जो भी विधियां बची थी, खंडी भवन हो गया, पुनरुद्ध भवन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में फर्स्ट लेसन से अपना कुछ भी नाता नहीं रहता भाई, सब कुछ खत्म हो गया है, सारी विधियां कंप्लीट हो गई है, अब कोई विधि बाकी नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने सोचा कभी भी ले लेंगे, तो आज वो क्लास ले ली है। बाकी आपका जो थर्ड चैप्टर चल रहा है वो मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। आपकी वो भी क्लास जो है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। तब तक आप कंटिन्यू बने रहिए। हाँ, मुझे पता है कि एक दो दिनों से वो क्लासें नहीं आ रही है, मुझे कुछ काम है अर्जेंटली, इसी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ। बट आप टेंशन मत लीजिए, आपका कोर्स मैं कंप्लीट करवा के रहूँगी, ठीक है ना। आप बस कंटिन्यू बने रहिए, क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे बच्चों को शायद सब्सक्राइब करने में समस्या आती है कि भाई कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, जो रेड बटन में जो रेड कलर में जो लिखा होता है ना सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर दो, ठीक है। उसके ऊपर जो बेल आइकन होगा उसको दबा दो, ताकि जो आपकी क्लासें हैं कितनी बजे आती है वो उसका टाइमिंग पता चल जाएगा आपको। बाकी हमारी क्लासें जो हैं, रोज़ बायोलॉजी की जब भी क्लासें आएगी, रोज़ तो मैं नहीं कहूँगी बट जब भी क्लास आती है वो 6:30 बजे क्लास आ जाती है, ठीक है ना। तो आप 6:30 बजे आप यूट्यूब पे आकर एक बार चेक कर लीजिए कि क्लास आई है या नहीं आई है, ठीक है। बाकी इसकी इन्फॉर्मेशन तो वैसे आपको पहले ही पता चल जाएगी कि भाई अगर आने वाली है तो 2-3 घंटे पहले पता चल जाता है कि क्लास आने वाली है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर में हमारा कुछ बचा नहीं था। थर्ड चैप्टर जो है हमारा आधा हो चुका है, आधा बाकी है, वो जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।